मेहता, अमृतलाल बेगड़ और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकार इस माटी से उपजे, इसलिए मैं इस माटी को प्रणाम सचमुच में करता हूं। अनेकों पत्रकार, वेद प्रताप वैद्य, कविनीश जैन, प्रभाल जोशी, सुशील दोषी और सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि हृदय राजनेता को भी इसी प्रदेश उनकी कर्मस्थली ये रही है। मैं आज एक बार फिर इस आयोजन के लिए, मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला इस आयोजन का, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, आपने सही कहा कि साहित्य और कला और संगीत में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को वो एक रख सके। और इसलिए मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन ये कला, संगीत और साहित्य ही कराएगा। इसलिए एक बार मैं फिर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव काल में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने FM रेडियो के साथ मिलकर एक बहुत अनूठी पहल की थी, जिसका नाम है हर घर हेल्दी। इस कैंपेन के दौरान लोगों ने जो पत्र भेजे, असंख्य पत्र भेजे, वो स्वयं में अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है उसने, और जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सर्टिफाई भी किया है। इस कैंपेन पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म है, पहले आइए देखते हैं वो फिल्म। आजादी के अमृत महोत्सव पर देशवासियों की जन भागीदारी से रचा एक नया कीर्तिमान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पहल और माय FM के सहयोग से हर घर हेल्दी मिशन ने बनाया एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड। देशवासियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने द्वारा लिखे गए हेल्थ लेटर से 9430 मीटर की लंबी दीवार बनाकर हासिल किया है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन एक उन्नत देश की पहचान है। इसलिए इस मुहिम ने देश भर के करीब 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा। स्कूल, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, मॉल्स, हमारे आरजेस ने करीब 1800 से भी ज्यादा ऐसी जगहों पर जाकर सबसे बस एक ही अपील की कि खुद के साथ साथ अपनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। माय FM के आरजेस ने डिजिटल माध्यम के जरिए इस मुहिम में भी 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को इस मिशन से जोड़ा। तो आइए स्वस्थ रहकर हम भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जो सर्टिफिकेट इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर प्रदान किया गया है, आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से यही जो प्रमाण पत्र है वो संस्कृति मंत्रालय और माय FM रेडियो को प्रदान किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी जी, और माय FM की ओर से ये सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे इसके CEO। मैं राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा कि ये वो संकल्प जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश और प्रेरणा की अभिव्यक्ति है कि देश का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सुखी हो, उस दिशा में किए गए इस अनूठे पहल के लिए और जिसने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, उसके लिए ये प्रमाण पत्र अपने कर कमलों से प्रदान कर रही हैं राष्ट्रपति महोदया। माय FM रेडियो के CEO वे भी ये प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का, उनके इस स्नेह के लिए, उनके इस कृपा के लिए। देवियों सज्जनों, हम सब जानते हैं देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव जिसका आयोजन हो रहा है, और इसका शुभारंभ 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आजादी का अमृत महोत्सव की यात्रा बहुत अद्भुत रही है, विलक्षण रही है, जो अभी भी जारी है अपने उत्कर्ष की ओर। अब तक की इस यात्रा पर हमने एक छोटी सी वीडियो फिल्म तैयार की है जो इस यात्रा की खूबसूरती को और इसके विभिन्न आयामों को दर्शाती है। आइए देखते हैं ये फिल्म। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव हमारी समृद्ध संस्कृति, विविधता से भरी विरासत, गौरव गाथाओं से भरे इतिहास और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों को याद करने की पहल है। पिछले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2 लाख कार्यक्रम देश और विदेश में आयोजित किए गए हैं।
पिछले वर्ष 13 से 15 अगस्त के बीच इस महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जो देश के 23 करोड़ घरों तक पहुंचा और 6 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए अपनी सेल्फी को देश के साथ शेयर किया। कश्मीर की सदियों पुरानी समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प को देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का एक जरिया बना वितस्ता कार्यक्रम। दिल्ली में नवनिर्मित कर्तव्य पथ पर स्थित एम्फी थिएटर में कलांजलि कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को संगीत, नृत्य, थिएटर और कला के अन्य पहलुओं द्वारा दर्शाया जा रहा है। भारत के किलों और गुफाओं के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के साथ ही उनकी विशेषताएं बताने के लिए अनेक स्थानों पर किला और कहानियां तथा वंडर केव्स अभियान चलाए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो भी आयोजित किया गया, जहां संग्रहालयों से संबंधित व्याख्यान, कार्यशाला और तकनीक का प्रदर्शन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल देते हुए काशी तमिल संगमम तथा सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम के साथ ही सांस्कृतिक चेतना जगाने वाले अनेक कार्यक्रम जैसे अमृत समागम, कलिंग उत्सव, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, धारा, वाइब्रेंट विलेजेस आयोजित किए गए। अमृत काल के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की 9 थीम्स के तहत भविष्य के भारत के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रम सतत रूप से जारी हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। इन थीम्स के अंतर्गत अलग अलग मंत्रालयों द्वारा देश के गांवों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें अभूतपूर्व जन भागीदारी रही है। इन कार्यक्रमों में मीडिया एजेंसियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसे जन आंदोलन बनाने में और डिजिटल अभियान द्वारा इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में सफलता दिलाई है। इन कार्यक्रमों में कुछ प्रमुख हैं: स्वास्थ्य विषय पर 50,000 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाना, जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु नदी तटों पर कार्यक्रम, 30,000 से अधिक पौधारोपण। इसके साथ ही 100 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इन कार्यक्रमों के प्रति सकारात्मक संदेश देते हुए देशवासियों से इन कार्यक्रमों से जुड़ने का आह्वान किया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों ने देशवासियों को अपने इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रति गर्व का अनुभव कराया है और भविष्य के प्रति भारत के निर्माण के लिए कार्य करने को प्रेरित किया है। देशवासियों से आग्रह करते हुए नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। आजादी का अमृत महोत्सव की ये प्रेरक और विलक्षण यात्रा, जिसका सहभागी भी हम सब बने और बन रहे हैं और साक्षी भी बनने का सुअवसर हम सबको मिला है, और ये यात्रा इस उन्मेष और उत्कर्ष के साथ अनवरत जारी है। देवियों सज्जनों, आज के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी की। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय। सभी को नमस्कार। उत्कर्ष एवं उन्मेष कार्यक्रम के उद्घाटन के कार्यक्रम में अपने बीच पधारे हुए भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, अध्यक्ष साहित्य अकादमी श्री माधव कौशिक जी, चेयरमैन संगीत नाटक अकादमी श्रीमती संध्या पुरेचा जी, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर आजादी का अमृत महोत्सव सुश्री उमा नंदुरी जी, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण,
उपस्थित सभी कलाकार बंधु भगिनी, उपस्थित महानुभावों, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव की धरा मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्कृतियां, 21% जनजाति आबादी के साथ अनेकता में एकता के सूत्र से बनी माला के मनकों के समान एक साथ एकजुट होकर कर रही है। माननीय महोदया, आपके आगमन से उन्मेष और उत्कर्ष के आयोजन की गरिमा और बढ़ी है। प्रदेश की समस्त जनता गौरवान्वित अनुभव कर रही है। ये जानकर मुझे अपार हर्ष हुआ कि उन्मेष अंतरराष्ट्रीय उत्सव के साथ साथ लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के उत्सव उत्कर्ष के साथ में आयोजन हो रहा है। सांस्कृतिक विरासत से समुद्र नगरी भोपाल में दोनों कार्यक्रमों का आयोजन होना साहित्य एवं कला प्रेमियों के लिए निश्चित रूप से परम आनंद का विषय है। मुझे जानकर खुशी हुई कि उत्कर्ष के आयोजन दौरान प्रतिदिन लोक नृत्य की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय लोक नृत्य दल शामिल होंगे। मुझे विश्वास है कि 15 देशों के 550 से अधिक विभिन्न भाषाओं के रचनाकार की 75 अधिक कार्यक्रमों में सहभागिता का यह उत्सव कला और संस्कृति की सभी परंपराओं के सामंजस्य का उत्सव बनेगा। जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्मेष के दौरान जनजाति कवि लेखक सम्मेलन, भारत एट 70 पर कविता पाठ और मध्य प्रदेश के गीत के सत्रों का आयोजन भी किया जा रहा है। आयोजक बधाई और साधुवाद के पात्र है। उन्मेष और उत्कर्ष का आयोजन भारत की विभिन्न परंपराओं के जोड़ने हमारे प्रिय नेता एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदर्शी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल बनाने की सार्थक और सराहनीय पहल है। भारत दुनिया का ऐसा अद्भुत देश है जहां से विश्व के समस्त ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की विभिन्न धाराएं दुनिया भर में प्रवाहमान हुई है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और संत परंपरा ने अपने अनुभूति के साधना के ज्ञान को मानवता के कल्याण के पथ में आलोकन में समर्पित किया। इसलिए उनकी रचनाएं देश काल की सीमाओं से परे आज भी प्रासंगिक है। कलात्मक की शक्ति अद्भुत होती है। दिल, दिमाग और आत्मशक्ति के समन्वय से रचना का सृजन होता है। इसके लिए किसी साधन संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जीवन प्रतिरूप जनजाति समुदाय की कलात्मकता है, जिसकी कला, रचना कौशल, संगीत और नृत्य सभी काल की सीमाओं से परे अमिट मूल्य, मौलिक सादगी और गहन अनुभूति का अद्भुत आभास करते हैं। भारत की भाषाएं भौगोलिक विविधता के उदार मिश्रण ने बेहतरीन साहित्य का निर्माण किया, जिसकी वानगी अनूठी और अप्रतिम विविधता है। आशा है कि डिजिटल क्रांति के दौर में उत्कर्ष का आयोजन संस्कृति, कला, साहित्य और भाषा के सृजनकारों के बीच वैश्विक विमर्श सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में सहयोगी होगा। भारत की प्राचीन सुकृति वसुधैव कुटुंबकम की प्रामाणिकता के साथ भारत की एकता और श्रेष्ठता को दुनिया भर में स्थापित करने में सफल होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के सफल अनूठे आयोजन के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय, साहित्य तथा संगीत अकादमी और मध्य प्रदेश
की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंत में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपनी व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो गरिमा प्रदान की है, उसके लिए प्रदेश के प्रथम नागरिक के तौर पे मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। दिव्य सज्जनों, उन्मेष और उत्कर्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में अब वो क्षण है जिसकी हम सभी बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, अपना शुभ संदेश हम सबको दें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। इन दोनों उत्सवों के शुभारंभ में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, संस्कृति मंत्रालय की अधिकारीगण, सभी साहित्यकार एवं कलाकार भाइयों और बहनों, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड लवर्स ऑफ लिटरेचर फ्रॉम अदर कंट्रीज प्रेजेंट हियर विथ अस, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कला की विभिन्न धाराओं के इस महासंगम में आप सबके साथ अवगाहन करते हुए मुझे आत्मिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े साहित्य तथा कला के इन उत्सवों में अपनी प्रतिभागिता से उत्साहित है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक मेरी सबसे अधिक यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई है। संयोग से आज मध्य प्रदेश की ये मेरी 5वीं यात्रा है। आप सबके आतिथ्य के लिए मैं मध्य प्रदेश के 8 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ। आज से शुरू होने वाले दोनों उत्सवों के आयोजन के लिए मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के ऑर्गेनाइजर्स को सराहना करती हूँ। साथ ही सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करती हूँ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हमारी संस्कृति के विभिन्न आयामों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। परसों यानी 5 अगस्त को दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एक और उत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के उद्घाटन में भी मुझे जाने का मौका मिलेगा। इन सभी आयामों पर निरंतर ध्यान बनाए रखने में से एक मजबूत कल्चरल इकोसिस्टम का निर्माण संभव हो रहा है। इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता का दायित्व भारत को दिया गया है। इस दायित्व का भारत द्वारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के आदर्श के अनुरूप निर्वहन किया जा रहा है। हमारी परंपरा में यत्र विश्वम भवति एक नीडम की भावना प्राचीन काल से आधुनिक युग तक निरंतर व्यक्त होती जा रही है। हिंदी के वरेण्य कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान खिंची को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व यानी पैट्रियटिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन दोनों आदर्शों का संगम हमारे देश की चिंतन धाराओं में सदैव दिखाई देता रहता है। देवियों और स्वजनों, कविवर
रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनके नाम से आज जो ये ऑडिटोरियम बनाया गया है, हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये सुशोभित इन भवन में उनके द्वारा लिखित एक कविता का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। इस कविता में निबंध एक आख्यान के माध्यम से गुरुदेव ने ये प्रतिपादित किया है कि साहित्य ही सत्य का संभावक होता है। आदि कवि वाल्मीकि ने नारद मुनि ने हंसते हुए कहा था, नारद कहिला हासी से सोतो जा रोचिबे तुम्ही, अर्थात तुम जो अपने काव्यों में कहेंगे वही सत्य है। साहित्यकार का सत्य इतिहासकार के साथ तथ्य से अधिक प्रामाणिक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास विश्व के महान साहित्यों में ही मिलता है। साहित्य ने मानवता को आईना भी दिखाता है और बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है। साहित्य और कला ने संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखा है, यानी मनुष्य की मनुष्यता को बचाए रखा है। मानवता के संरक्षण के इस परम पुनीत अभियान में प्रतिभागी होने के नाते आप सभी साहित्यकार और कलाकार सम्मान के बहुत बहुत अधिकार है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। Ladies and gentlemen, I extend a special welcome to the international participants of this festival, including those from our neighboring countries. In a world facing many challenges, we must find effective ways to build greater understanding among peoples of different cultures and beliefs. Storytellers and poets have a central role in that effort, because literature has the unique ability to connect our experiences and to transcend our differences. Let us use the ability of literature to reveal our common destiny and strengthen our global community. Everyone is familiar with the timeless supremacy of literature. The greatest empire having worldwide domination in the 19th and early 20th centuries has become history. But the power of the writings of William Shakespeare is everlasting. उन्मेष का अर्थ आंखों का खुलना भी होता है और फूलों का खिलना भी। उन्मेष का अर्थ प्रज्ञा का प्रकाश भी है और जागरण भी। 19वीं सदी के हमारे देश में नवजागरण की अखिल धाराएं प्रवाहित हुई, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रवहमान रही। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के साहित्य ने शक्ति प्रदान की है। पूर्व से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर पश्चिम से झवेरचंद मेघानी तक तथा दक्षिण में सुब्रमण्य भारती से लेकर उत्तर में ज्ञानी हीरा सिंह दर्द तक देश के कोने कोने में अनेक रचनाकारों ने स्वाधीनता और पुनर्जागरण के आदर्शों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। भारतीयता के गौरव को शोर देने वाले उन रचनाकारों के इतनी विशाल परंपरा विकसित हुई है कि एक संबोधन में सबका उल्लेख करना असंभव है। देशभक्ति की भावना को गहन अभिव्यक्ति भारत माता के अमर सुपुत्र उत्कलमणि गोपबंधु दास के एक अमर पंक्ति में निरूपित कर रही हूँ आपके सामने। मनेत्रे भारत शालग्राम प्रतिष्ठान मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मेरी दृष्टि से भारत भूमि का एक एक पत्थर शालिग्राम की तरह पूजनीय है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी की तरह प्रिय है। देशभक्ति से ओतप्रोत इस कविता में मातृभूमि भारत का देवत्व प्रदान करने की भावना अद्भुत रूप से अभिव्यक्त की गई है।
भारतीय पुनर्जागरण तथा स्वाधीनता संग्राम के कालखंड में लिखे गए उपन्यास, कहानियां, कविताएं और नाटक आज भी लोकप्रिय है और जनमानस पर उनका व्यापक प्रभाव अभी भी विद्यमान है। देवियों और स्वजनों, आजादी का अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक पड़ाव पर हमें ये विचार करना है कि क्या वर्तमान में हम ऐसा साहित्य को उन्मेष देख रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में पाठकों की भागीदारी हो। मेरी जानकारी में ओडिया भाषा में लिखित एक समकालीन उपन्यास याज्ञसेनी के 100 से अधिक रीप्रिंट हो चुके हैं। ये उस उपन्यास को पढ़ने के लिए पाठकों में विद्यमान ये उत्साह का ये प्रमाण है। संप्रेषणीय होना साहित्य के प्रमुख कसौटी है। साहित्य लोगों को जोड़ता भी है और उन्हें आपस में जोड़ता भी है, जुड़ता भी है और जोड़ता भी है। मैं और मेरा से ऊपर उठकर जो साहित्य रचा जाता है, जो कला प्रस्तुत की जाती है, उन्हें रचनाओं और कलाकृतियों में सार्थकता होती है। मेरे घर, परिवार, गांव और स्थानीय परिवारों की भाषाएं संथाली तथा ओडिया है। आज 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है और सभी भाषाएं और बोलियां मेरी है, मेरी अपना है। संथाली और ओडिया भाषाओं से मेरा अधिक परिचय रहा है। संथाली भाषा का अधिकांश साहित्य वाचिक परंपरा में पाया जाता है। संथाली भाषा के महाकवि डॉक्टर रामदास टुडू रसिका के साहित्य पहले बांग्ला लिपि में प्रकाशित हुआ। संथाली के महाकवि साधु रामचंद्र मुर्मू ने अद्भुत काव्य रचना की। रघुनाथ मुर्मू जी ने ओल चिकी लिपि के माध्यम से संथाली भाषा को सुदृढ़ लिखित आधार प्रदान किया है। उन्होंने बिदु चंदन तथा खेरवाड़ वीर नामक नाटक लिखे जिनका जनमानस में विशेष स्थान है। मैं चाहूंगी कि इन नाटकों का तथा संथाली भाषा की महत्वपूर्ण पुस्तकों का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो। वस्तुतः तो भी भारतीय भाषाओं की प्रमुख पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद होने से भारतीय साहित्य और अधिक समृद्ध हो सकता है। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने की मेरी विनम्र प्रयासों को कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आशीर्वाद दिया था। भारत रत्न से सम्मानित मध्य प्रदेश का सपूत अटल जी को नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। देवियों और स्वजनों, संगीत नाटक एकेडमी एवं मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा उत्कर्ष नामक उत्सवों के माध्यम से लोक एवं जनजातीय नृत्यों को आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आयोजकों को सराहना करती हूँ। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति। जो भारत का जनजातीय समाज समुन्नय हो जाएगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप निश्चित रूप से जानते होंगे भारतवर्ष में अब तक 700 से ज्यादा कम्युनिटी के आदिवासी बसवास करते हैं, लेकिन उनका भाषा 700 से ज्यादा है। मुझे लगता है उसे डबल है, क्योंकि हर 50 किलोमीटर दूर से नया भाषा है। इसीलिए उसी भाषा को संजो के रखना हम सबका कर्तव्य है, लेखकों का कर्तव्य है, प्रत्येक मानवों का कर्तव्य है। क्योंकि अभी हम ऐसे युग में पदार्पण किए हैं, अमृत काल में पदार्पण किए हैं। आगे जाकर मुझे लगता है ये जनजातियों का भाषा, उनका संस्कृति, परंपरा जो उज्जीवित होके रहे, लोगों के सामने उसको और भी विकासित हो, इसके पूर्व उनको संरक्षण करना, संजो के रखना हम सबका दायित्व है। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में रहती है, इसीलिए इस उत्सव का यहाँ आयोजन किया जाना
तर्क संगत भी है और भाव संगत भी है। इसी वर्ष मुझे अनेक जनजातीय कलाकारों को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मिला। हाल के वर्षों में कई राज्यों के लोग तथा जनजातीय कलाकारों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के बहन तीजन बाई को वर्ष 2019 में पद्म विभूषण के उच्च सम्मान से अलंकृत किया गया है। तीजन बाई जी का सम्मान लोक एवं जनजातीय कलाओं का सम्मान तो है ही, देश की सभी बहनों का, विशेषकर जनजातीय बहनों का समादर भी है। हमारे जनजातीय भाई बहन भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह जीवन का सामान्य आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति रिवाज और प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखते हुए हमारे जनजातीय समुदाय के भाई बहन और युवा आधुनिक विकास में भागीदारी बने। नव उन्मेष से युक्त प्रतिभाएं भारत को समग्र विकास के उत्कृष्ट तक ले जाए, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबके आनंदमय भविष्य हेतु अनंत शुभेच्छा व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तस्वीरें भोपाल से हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ किया, अपना संबोधन भी दिया। आगे इस मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति होनी है और उत्कर्ष मंचासीन विभूतियों से कि वे सभागार में मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस महोत्सव में हमारा एक जो आकर्षक पक्ष है उत्कर्ष का संयोजन, जिसका संगीत नाटक अकादमी ने किया है। देश की लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति हर रोज देखने को मिलेगी, लेकिन इस उद्घाटन सत्र में उसकी एक विशेष और आकर्षक झलक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष इन कलाकारों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें अपनी प्रस्तुति का अवसर मिल रहा है। आप सब इस प्रस्तुति का, इस विशेष प्रस्तुति का, उत्कर्ष का साक्षी बने और इस देश की गौरवशाली अमूर्त परंपराओं को, जो कि लोक और जनजातीय जीवन का सुंदर रंग है जिसकी अभिव्यक्ति ये करती हैं, उनको अपना आशीष भी दें और उसका साक्षी बनकर गौरव की अनुभूति करें कि हम इस देश के वासी हैं जहां इतनी सारी विविधताएं इन रंगों की हैं, जिनमें लोक और जनजातीय कला की परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं शामिल हैं। उत्कर्ष हमारी, बता दें कि उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव में अलग अलग राज्यों से आए कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। 500 कलाकार इस कार्यक्रम में प्रस्तुतियां भी देंगे और पहली प्रस्तुति की तैयारी मंच पर इस वक्त चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष उत्कर्ष कार्यक्रम का शुभारंभ किया है अनूठी दुनिया और इस मौके पर महादेश भारत की रंग रूपहली आदिम पहचान। आपको बता दें सीएम शिवराज, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद। गौरवशाली धरोहर। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर है, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दतरेंगा गांव समेत कई गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। वहीं बाहरी इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी पानी भरा हुआ नजर आया है, तो जल भराव से नगर निगम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है और बारिश का असर भी आम जनजीवन पर पड़ रहा है। इसी की ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें रायपुर के दतरेंगा गांव से सामने आई हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़कें पानी हो चुकी हैं, लबालब हो चुकी हैं और सड़कों पर गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। संपर्क दरअसल गांव का शहर से टूट गया है। बाहरी इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो मानसून की इस बारिश का असर राजधानी रायपुर के आसपास के गांव में भी नजर आ रहा है।
बड़ी खबर है रायपुर से। राजधानी में बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। बीजेपी कार्यालय के सामने का इलाका भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मांग की है कि नगर निगम बरसात के दौरान नाव की व्यवस्था कर दे। प्रभावित इलाके में एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात करे, ये मांग नारायण चंदेल ने की है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें दरअसल राजधानी रायपुर में बीजेपी कार्यालय के सामने भी लगभग पूरा इलाका पानी पानी हो गया है, जलमग्न हो गया है। मानसून की बारिश का ये असर राजधानी रायपुर में। और उसके बाद तंज करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कहते हैं कि नगर निगम बारिश के दौरान, बरसात के दौरान नाव की व्यवस्था कर दे। नगर निगम को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, बोट की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को मेन रोड में आने जाने में दिक्कत मत हो, असुविधा मत हो। और इनको स्पेशल फोर्स इनको तैयार रखना चाहिए ताकि कोई गाड़ी को पार कर सके। और आवश्यक रूप से शहर के हर कॉलोनी में, मेन रोड में इनको बोट की व्यवस्था कर। बिलासपुर से बड़ी खबर है। जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिलासपुर में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो बिलासपुर में भी लगातार हो रही बारिश का असर नजर आ रहा है। 24 घंटे से यहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। शहर के अंदर जगह जगह जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह कि तापमान में गिरावट जरूर आई है। इससे लोगों ने कुछ राहत जरूर महसूस की है। इससे पहले आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है बिलासपुर के लिए। और बिलासपुर से एक और बड़ी खबर। चुचुहिया पारा के रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज में पानी भर गया है। पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से हाल बेहाल हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, बिलासपुर के चुचुहिया पारा के रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी भरने से अब लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया है। हालांकि पानी निकालने की कोशिशें जरूर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन खासी परेशानी लोगों को भुगतनी पड़ रही है। वाहन भी आधे आधे डूबे नजर आ रहे हैं जब लोग यहां से गुजर रहे हैं। दरअसल एक जगह से दूसरी जगह जाने का यही एक मार्ग लोगों के लिए है, अंडर ब्रिज, और ऐसे में भारी परेशानी। कवर्धा से बड़ी खबर। भारी बारिश का असर कवर्धा में भी नजर आया है। उफान पर है नदी नाले। पंडरिया में हरी नाले के ऊपर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर यहां से आ जा रहे हैं। पंडरिया को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी ही पानी है, उफान पर है नदी नाले। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, बाइक पर सवार लोग नदी नाला पार कर रहे हैं। और कवर्धा से बड़ी खबर। भारी बारिश से स्कूलों पर भी असर पड़ा है। स्कूलों पर भी खतरा बढ़ गया है। नदी किनारे के स्कूल खतरे के जद में है। बारिश से कभी भी स्कूल का भवन गिर सकता है। पंडरिया ब्लॉक के कोदवा गोबर्रा स्कूल का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस स्कूल की। लगातार हो रही बारिश के बाद जर्जर अवस्था में है ये स्कूल, और कभी भी स्कूल की इमारत हादसे का सबब बन सकती है। और पंडरिया ब्लॉक के कोदवा गोबर्रा का ये स्कूल है। बारिश, हालांकि इमारत पहले से ही जर्जर थी और बारिश के बाद इस इमारत की स्थिति और खराब हो गई है। यानी यहां पढ़ने आने वाले बच्चों की जान पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उधर मुंगेली और बलौदा बाजार में आफत की बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश से लोरमी में मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यहां निचले इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उधर बलौदा बाजार में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर के मुख्य मार्ग पर नदी का पानी आ गया है, जिससे राजा देवरी महासमुंद मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है और बाढ़ को लेकर
प्रशासन हालांकि अलर्ट पर है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुंगेली और बलौदा बाजार की। लगातार हो रही बारिश का असर यहां भी नजर आ रहा है। बड़ी खबर सूरजपुर से। जिले में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लगातार बारिश से किसानों को राहत हालांकि जरूर मिली है। तो किसानी के लिहाज से ये बारिश बेहतर बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश का असर यह है कि जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। कई जगह सड़क मार्ग भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, पानी में डूब गए हैं सड़क मार्ग, और कई जगह खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। ये तस्वीरें सूरजपुर से। तो सूरजपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं और मनीष मिश्रा कवर्धा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता का रुख करेंगे। ममता, पूरा प्रदेश लगभग जलमग्न है, बल्कि हम ये कहें कि राजधानी रायपुर भी उससे बची नहीं है। क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की, निगम की, मौसम विभाग के अलर्ट ममता? देखिए, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। बस्तर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी इलाका है, खासतौर पर अगर हम बात करें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, इधर येलो अलर्ट है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में भी कल दोपहर से लगातार बारिश होती रही। अभी जरा सी बारिश थमी है, तो अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी है और लोगों को भी एहतियात बरतने कहा गया है। नदी, नाले, तालाब, पिकनिक स्पॉट, यहाँ पर जो है वो जाने से पहले सावधानी बरते, वहां पर जाने से सावधानी बरते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नगर निगम की व्यवस्था का अंदाजा आपको लग गया होगा। एकात्म परिसर के सामने जो आप देख रहे हैं जिस तरह से पानी भरा हुआ है, और राजधानी रायपुर में जगह जगह जो पानी भरा हुआ है वो हर बार होते हैं। मतलब पिछली कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, उसमें भी इस तरीके से, और हर साल इस तरह से होता है। तो बारिश होती है, बारिश के पहले दावे कुछ और होते हैं, बारिश होती है, इस तरह के नजारे नजर आते हैं, और उसके बाद में जो है वो निगम के का अमला जरूर हर बार, लेकिन हर साल मानसून के बाद स्थिति वही। मनीष हमारे साथ कवर्धा से जुड़े। मनीष, कवर्धा का हाल जरूर बताइएगा और कैसे निपट रहा है प्रशासन? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश, इससे जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। खासकर जो कवर्धा जिले के प्रमुख बड़ी नदियों की अगर हम बात करें तो हाफ नदी है, आगर नदी है और पोग नदी, ये तीनों पे जो ज्यादा इसका असर दिख रहा है। इसके अलावा जो छोटे नदी नाले हैं उनका भी जल स्तर बढ़ा हुआ है और इनके किनारे जो रहने वाले लोग हैं और उनकी जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। बाढ़ का स्थिति बनी हुई है, कई लोगों के घरों में पानी घुस के जो निचली बस्तियां हैं, तो कई स्कूल भी इसमें प्रभावित हुए। इसके अलावा जो पंडरिया और कवर्धा का मुख्य मार्ग है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ममता, आपका भी धन्यवाद इन तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बार फिर रुख करेंगे भोपाल का, जहां उत्कर्ष और उन्मेष कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। रंगारंग प्रस्तुतियां, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब ये है छत्तीसगढ़ से गौड़ बारिया दृत्य। बिहार का झिझिया नृत्य।
श्रृंगार और लालित्य में डूबा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का राई नृत्य। उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य। मध्य प्रदेश की पहाड़िया जनजाति का भड़म नृत्य। मध्य प्रदेश का बरेली नृत्य। और अब इस परिक्रमा में
पश्चिम भारत की लोक कला का प्रदर्शन, गोवा का सवई नृत्य, और ये है महाराष्ट्र का लावणी। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, राजस्थान का चक्री नृत्य, यह है गुजरात की गमक मणियारो नृत्य।